हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 के लिए। तो चिल्ड्रन ये इसका पैटर्न देख लेते हैं पहले। तो ये इसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन इसमें 90 मिनट्स 1.5 आवर्स आपको दिए जाएंगे। अब इसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। तो इसमें आपके 3 सेक्शंस दिए रहेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन होगा, इन विच यू विल बी गेटिंग 18 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 14 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन ए रीडिंग का रहेगा। सेक्शन बी की अगर बात करें, विच वुड बी योर राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन, in which you will be getting 12 questions and you have to attempt 10 questions. Section C would be your literature section, in which you will be getting 30 questions, out of which you have to attempt 26 questions, ठीक है। देन इनके मार्क्स जो रहेंगे ये आपके 1 मार्क ईच रहने वाला है हर MCQ के लिए। ऑल राइट, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला सेक्शन जो कि रीडिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो देखिए रीडिंग सेक्शन, तो रीडिंग सेक्शन में हमें 2 पैसेजेस दिए रहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं ये फर्स्ट पैसेज है जिसमें नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर आपको, और उसके बाद आपको सेकंड पैसेज भी इसी तरीके से दिखेगा और उसमें आपके क्वेश्चंस दिए रहेंगे 8, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए रीडिंग सेक्शन में सबसे पहला जो पैसेज दिया है इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, Nature is our mother, our first teacher. The greatest lesson that she teaches us is to maintain an equilibrium in life. We learn to maintain composure through our joys, sorrows, and fears. In fact, there are 1,000 lessons that nature can teach us, provided we look for them. ठीक है, तो इसको समझते भी जाएंगे कि नेचर की बात यहाँ पर हो रही है। नेचर को यहाँ क्या कहा गया है? मदर कहा गया है, ठीक है। और हमारा सबसे पहला टीचर भी। तो सबसे बड़ा लेसन, ग्रेटेस्ट लेसन जो नेचर हमें सिखाती है वो क्या होता है कि किस तरह से हमें इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना होता है लाइफ में। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है चिल्ड्रन? इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बैलेंस, ठीक है। तो किस तरह से हमें लाइफ में हर चीज़ में बैलेंस बनाकर रखना होता है, वही ये नेचर हमें सिखाती है। वी लर्न टू मेंटेन कंपोजर। देखिए, कंपोजर का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल को हम क्या कहते हैं चिल्ड्रन? कंपोजर, सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो कंपोजर थ्रू आर जॉयज, तो हमें और क्या क्या सिखाती है नेचर? देखिए, एक तो बैलेंस रखना सिखाती है अपनी लाइफ में, दूसरा कि हम अपने इमोशंस पर, ठीक है, जैसे डिफरेंट इमोशंस होते हैं ना, जैसे कि जॉय यानी कि खुशी का इमोशन, सॉरो यानी कि दुख का इमोशन, फियर, एंग्जाइटी, डर जो रहता है, ठीक है। तो इन सब पे हमें किस तरह से कंट्रोल अपना करना है, तो ये सब चीज़ें भी नेचर हमें सिखाती है। इनफैक्ट देर आर 1,000 लेसन्स, ठीक है, कि कई सारे लेसन्स यहाँ पर, कि 1000 लेसन्स यहाँ पे बोला, यानी कि बहुत सारे लेसन्स हैं जो नेचर हमें सिखाती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हमें उन चीज़ों को खुद से सीखना भी पड़ता है, ठीक है। हमें उन चीज़ों को खुद से देखना भी पड़ता है। With time, a sapling grows into a full-grown tree. Something so tiny and delicate develops into a strong tree capable of supporting others. तो टाइम के साथ साथ जिस तरह से एक सैपलिंग क्या होता है? एक छोटा सा जो न्यूबॉर्न पौधा होता है उसे सैपलिंग बोलते हैं। तो शुरू में वो कितना छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि समथिंग सो टाइनी, स्टार्टिंग में वो बहुत ही छोटा सा, और डेलिकेट मतलब कि बहुत टेंडर या फ्रेजाइल, जो बहुत ईजिली से टूट सकता है, ठीक है। इतना हार्ड नहीं होता है वो, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो सैपलिंग। लेकिन जब वो ग्रो करता है एक ट्री में, ठीक है, ग्रो करता है एक फुल ग्रोन ट्री में, तो वो कैसा बन जाता है? एक स्ट्रॉन्ग ट्री बन जाता है, ठीक है। और फिर वो सिर्फ खुद को ही सपोर्ट नहीं कर सकता है बल्कि दूसरों को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। यानी कि जो सैपलिंग होता है वो स्टार्टिंग में उसको खुद को सपोर्ट करना भी मुश्किल होता है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत टेंडर होता है, ठीक है, आसानी से वो टूट सकता है। लेकिन जब वो ग्रो करता है टाइम के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और खुद के साथ साथ दूसरों को भी सपोर्ट करता है, राइट। तो नो मैटर हाउ टॉल इट ग्रोज, हाउ मच इट मे फ्लरिश, or how many animals and birds it may support, its roots are firmly buried from where it once rose, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लेसन जो है नेचर देना चाह रही है। देखिए ट्री के एग्जाम्पल देकर यहाँ पर कि देखिए ये जो सैपलिंग है एक बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। लेकिन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए ये, हाउ टॉल इट ग्रोज, ठीक है।
और कितना ही फ्लरिश यानी कि कितना ही ज़्यादा डेवलप क्यों ना हो जाए, ठीक है, या फिर ये कितने ही एनिमल्स और बर्ड्स को सपोर्ट क्यों ना करता हो, लेकिन एक चीज़ जो है उसमें ध्यान देने वाली है कि उसकी जो रूट्स होती हैं, ठीक है, जो उसकी रूट्स होंगी, उसकी जो जड़ें हैं वो क्या रहती है, फर्मली बरीड रहती हैं, जहाँ से वो उसका ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, जहाँ से वो प्लांट वो ट्री ओरिजिनेट हुआ था वो उसकी रूट्स जो है वहीं पर रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। हालांकि वो स्ट्रांग हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह पर ही रहती है, ठीक है। तो यही लेसन जो है वो नेचर हमें सिखाना चाहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को ग्राउंडेड रखना चाहिए, ठीक है। ग्राउंडेड रखने का मतलब कि हमें कभी अपना ओरिजिन भूलना नहीं चाहिए। हम कितने भी आगे लाइफ में क्यों ना बढ़ जाएं, ठीक है, हमारी लाइफ में कितना ही हम क्यों ना सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जहाँ से हम उठकर आए होते हैं, जो हमारा ओरिजिन होता है, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो यही लेसन जो है नेचर हमें देने की कोशिश करती है, ठीक है। सो टू कीप आवर सेल्फ ग्राउंडेड, रिस्पेक्ट, एम्ब्रेस आर रूट्स, ठीक है। एम्ब्रेस मतलब क्या होता है कि पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो हमें अपनी जड़ों को कभी भूलना नहीं चाहिए। एंड गिव समथिंग बैक टू दोज हम्बल बिगनिंग्स, ठीक है। और जहाँ से हमने बहुत ही पोलाइट बिगनिंग्स की होती है, शुरुआत की होती है, तो वहाँ पर हमें ज़रूर कुछ ना कुछ वापस देना होता है, ठीक है, क्योंकि वहीं से हमें क्या हुआ था कि हमने अपनी शुरुआत की थी और वहीं से हमें पूरा नरिशमेंट मिला था, ठीक है। तो कभी भी हमें अपने ओरिजिन को भूलना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ में। देन देयर इज़ द मैसेज ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ठीक है। को एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें साथ में एग्जिस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक को एग्जिस्टेंस का मैसेज भी यहाँ पर मिलता है कि आई एम बिकॉज वी आर, ठीक है, कि मैं हूँ। आई क्या होता है, मैं, ठीक है। तो मेरी जो एग्जिस्टेंस है वो किस वजह से है, क्योंकि वी यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पर को एग्जिस्टेंस यानी कि साथ में एग्जिस्ट करना कितना इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हम क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर हम डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बोले कि जैसे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो एक के बिना दूसरा जिंदा नहीं रह पाएगा, तो यही को एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया, लेकिन यहाँ पर आगे एग्जाम्पल क्या दिया है इस कॉन्टेक्स्ट में कि नेचर प्रोवाइड्स एवरी क्रिएचर अ चांस टू एग्जिस्ट, ठीक है। हर क्रिएचर को नेचर क्या देती है, इक्वल चांस प्रोवाइड करती है उसकी सर्वाइवल के लिए, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो हाउएवर द एग्जिस्टेंस ऑफ वन क्रिएचर बीइंग डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर, तो एक ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे क्रिएचर पर रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिया है, द टाइगर ईट्स द एंटीलोप, ठीक है, कि टाइगर क्या करता है, एंटीलोप को खाता है, ईट करता है, ठीक है। विदाउट द एंटीलोप द टाइगर वुडंट सर्वाइव, ठीक है। तो जब एंटीलोप टाइगर का खाना है, तो जब एंटीलोप ही नहीं होगा तो टाइगर का एग्जिस्टेंस या उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज विदाउट टाइगर्स द ओवर अबेंडेंस ऑफ एंटीलोप्स वुड कॉज देम टू स्टार्व टू डेथ, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर टाइगर की ही बात नहीं है कि देखिए यहाँ पर क्या हो कि अगर टाइगर्स नहीं होंगे, ठीक है, जैसे कि अगर एंटीलोप नहीं होंगे तो टाइगर को उनका खाना नहीं मिल पाएगा, या फिर अगर टाइगर्स नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा कि एंटीलोप्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, जिससे कि उनको अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, दे वुड स्टार्व टू डेथ, ठीक है, हंगर की वजह से उनकी डेथ हो जाएगी। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पैराग्राफ में। आई वॉन्डर इफ यू हैव नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स और स्क्विरल्स सी अ प्रेडेटर दे गिव आउट एन अलार्म कॉल टू देयर फेलो क्रिएचर्स ऑफ द लर्किंग डेंजर, ठीक है। लर्किंग का मतलब क्या होता है, कहीं पर छिपकर, ठीक है, कहीं पर छिपकर किसी का वेट करना, ठीक है, हिडन होकर किसी का वेट करना ताकि उस पर क्या कर दिया जाए, अटैक कर दिया जाए, ठीक है। तो ये लर्किंग का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है इस पैराग्राफ में कि आई वॉन्डर इफ़ यू हैव नोटिस दैट व्हेन बर्ड्स और स्क्विरल्स सी अ प्रेडेटर, कि जब बर्ड्स और स्क्विरल्स क्या करती है, किसी प्रेडेटर को देखती है। प्रेडेटर कौन होते हैं, जो उन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, एक अलार्म कॉल प्रोड्यूस करती हैं अपने पॉपुलेशन के ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है, ताकि जो हिडन डेंजर है उसका उनको पता चल सके, ठीक है। यानी कि देखिए किस तरह से वो अपनी पॉपुलेशन की हेल्प करती है। सो दे पुट देमसेल्व्स इन डेंजर टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर, तो अपनी पॉपुलेशन में दूसरे ऑर्गेनिजम्स की
लाइफ को सेव करने के लिए वो क्या करती हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डालती हैं। मैनी एनिमल्स लाइक द साल्मन यूजुअली डाई आफ्टर दे स्पॉन, ठीक है, बट दिस डजंट स्टॉप देम, ठीक है। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सामन की अगर बात करें तो वो स्पॉनिंग के बाद, स्पॉनिंग मतलब कि रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है जिसमें वो अपने ऑफस्प्रिंग बनाती है, तो उनके बाद उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन इससे कि इस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो एंटायरली ख़त्म नहीं होती है। वन लाइफ एक्सटिंग्विश फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स इज़ अ स्मॉल प्राइस टू पे, अगर दूसरों की लाइफ को बेटर करने के लिए अगर किसी एक लाइफ को एक्सटिंग्विश यहाँ पर मतलब है कि ख़त्म होना पड़े, तो वो एक बहुत ही छोटा सा प्राइस है पे करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है कि किस तरह से को एग्जिस्टेंस का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, किस तरह से हर ऑर्गेनिज्म जो है इंटरडिपेंडेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर द स्नो मेल्ट्स The snow melts in the warmth of spring to give birth to fresh green leaves, ठीक है। किस तरह से स्नो जो होती है वो मेल्ट करती है ताकि वो क्या कर सके, ग्रीन लीव्स यानी कि पौधों को बर्थ दे सके। तो इन ऑटम दीज लीव्स एज इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड ओनली टू बी बरीड इनटू द कोल्ड ग्रेव ऑफ विंटर, लेकिन ऑटम सीजन में हमें पता है ना किस तरह से लीव्स जो है वो विथर, जो कोई प्लांट या ट्री होता है वो विथर हो जाता है, लीव्स येलो हो जाती है, एजेड हो जाती है और वो गिर जाती है, लेकिन स्प्रिंग में वो वापस से ब्लॉसम हो जाता है वो ट्री, ठीक है। तो चेंजेस इनएविटेबल, ठीक है, चेंज क्या है, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल, ठीक है, जिसको हम अवॉइड ना कर सके वो क्या होता है, इनएविटेबल होता है, ठीक है। तो चेंज जो है वो क्या है, इनएविटेबल है, जिसको हम रोक नहीं सकते। द सूनर वी एम्ब्रेस दिस द बेटर इट इज़ फॉर अस, तो जितनी जल्दी हम इसे एम्ब्रेस कर लेंगे, यानी कि हम जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे चेंज को, ठीक है, तो वही हमारे सर्वाइवल के लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। इट विल ग्रो अराउंड इट, वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन पेन देयर इज़ ग्रोथ, ठीक है। अगर कभी सफरिंग्स होती है या पेन होता है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ग्रोथ ज़रूर होगी, ठीक है। इफ़ यू कट अ होल इन द ट्री इट विल ग्रो अराउंड इट, ठीक है। अगर हम किसी ट्री में कोई होल कर देते हैं लेकिन उसके आसपास का जो एरिया होता है वहाँ पर क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। नो मैटर व्हाट मे कम इन इट्स वे अ रिवर विल कंटिन्यू टू फ्लो, ठीक है। एक रिवर जो है वो बहती रहती है भले ही उसके सामने कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाए। सिमिलरली नो मैटर व्हाट ग्रीफ में ब्रेक आवर हार्ट नेचर टीचेस अस दैट लाइफ गोज ऑन, तो नेचर हमें सिखाती है कि लाइफ में कितनी भी एडवर्स कंडीशंस आ जाए लेकिन हमें उन दुखों से, उन प्रॉब्लम से घबराना नहीं होता है, बल्कि हमें लाइफ, नेचर क्या सिखाती है कि किस तरह से लाइफ कंटिन्यूड रहती है, लाइफ चलती रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसमें लास्ट स्टैंजा दिया है, कीप इन माइंड लाइफ इजंट अबाउट मेकिंग लिस्ट एंड ट्राइंग टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कि जो लाइफ है उसमें हमें लिस्ट नहीं बनानी कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है कि हमें लाइफ में ये चाहिए वो चाहिए और मरते दम तक बस हम डिमांड्स करते रहें, ठीक है, या फिर हम रेस लगाते रहें कि हमें किस तरह से compete करके दूसरों से आगे निकलना है। लाइफ इज़ टू लिव, कि लाइफ में हमें जो कुछ भी मिला है उसका हम बेटर यूटिलाइजेशन करके कैसे अप टू द फुलेस्ट जी सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ वही होती है। लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई रेस या कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। लाइफ का मतलब होता है जीना, ठीक है, टू लिव। टेक अ ब्रेक, स्टॉप बीइंग अ वर्कaholic एंड स्मेल द रोजेस, डू व्हाटएवर मेक्स यू फील हैप्पी एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पेंड सम टाइम विद नेचर टू पिक अप इनवैल्यूएबल लेसन्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कंक्लूजन में कि हमें क्या करना है, वर्कaholic होने से अपने आप को रोकना है, कि हमें इतना काम नहीं करना है कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाएं, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, देखिए काम तो करना ज़रूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि हम बाकी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दें। हमें थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, नेचर की तरफ ज़रूर देखना चाहिए, नेचर में स्मेल करना चाहिए रोजेस को, ठीक है, या फिर वो सारी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें हैप्पी करती हैं, ठीक है। और हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए नेचर के साथ ताकि हम उस नेचर से बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल लेसन्स को ले सकें, ठीक है। तो ये था मीनिंग इस पैसेज का। अब इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे चिल्ड्रन। तो यहाँ पर however you have to do only 8 in your exam, but here we are going to discuss all the questions। तो जो आपको सबसे ज़्यादा आएंगे वहाँ पर आप उन्हीं को चूज़ करके आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर what
From the following is the greatest lesson being taught by the nature? Balanced in our emotions, partial to joys in life, afraid of unhappiness और indifferent to fears. तो यहाँ पर जो हमने अभी कॉम्प्रिहेंशन किया उसके कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर क्या चीज़ जो है, जो लेसन है वो नेचर ने सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ही पैराग्राफ में पढ़ा था, बैलेंस की बात करी थी, इक्विलिब्रियम की बात करी थी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सुटेबली कंप्लीट्स द डायलॉग्स विद रेफरेंस टू पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 की अगर हम बात करें चिल्ड्रन, देखते हैं पैराग्राफ 2 में हमें क्या दिया गया था। यहाँ पर बात की गई थी कि किस तरह से हमें अपने जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, किस तरह से हमें अपने आप को क्या रखना चाहिए चिल्ड्रन, ग्राउंडेड रखना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एम्ब्रेस करनी चाहिए अपनी रूट्स को, ठीक है, यानी कि अपने ओरिजिन को भूलना नहीं चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पर दी गई थी। तो यहाँ पर देखते हैं हम, अब इसको रीड करते हैं। क्या बोला गया है कि आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ इन दिस स्कूल, आई एम द बेस्ट दे हैव, आई कैन गेट एडमिशन एनी वेयर, दिस इज़ माई मूवमेंट। तो यहाँ पर जय नाम का जो लड़का है वो क्या बोल रहा है कि उसने बहुत अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है स्कूल के अंदर, ठीक है। और वो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है वो सबसे बेस्ट है और स्कूल को उसकी क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। और वो अब वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर चुका है, इतना ज़्यादा डेवलप और ग्रो कर चुका है कि वो किसी भी अच्छी जगह पर जाकर एडमिशन ले सकता है। तो वो बोलता है दिस इज़ माई मूवमेंट, ठीक है। तो सिड क्या बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेट करता है उसको और क्या कहते हैं कि जस्ट रिमेंबर वी शुड। तो यहाँ पर क्या एडवाइस, जो मैसेज सेकंड पैराग्राफ में दिया गया था कि हमें ग्राउंडेड रहना है, तो वही चीज़ यहाँ पर फिल करनी होगी। ऑप्शंस में देखिए, बिकम स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट आवर वीकनेसेस, नो, बी काइंड एंड सपोर्टिव टुवर्ड्स एवरीवन, नो, रिस्पेक्ट द ओरिजिन्स फ्रॉम वेयर वी हैव ग्रोन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जय जो है अपने रूट्स को भूल रहा था, तो वही मैसेज यहाँ पर सिड उसको रिमाइंड करवा रहा है कि हमें अपने रिस्पेक्ट करना चाहिए ओरिजिन्स को और जहाँ पर हम ग्रो हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट वी हैव गॉट थ्रू सेकेंड पैराग्राफ। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। What qualities do the birds and squirrels display when they warn others of possible danger? ठीक है, जब बर्ड्स और स्क्विरल्स जो हैं जब डेंजर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है तो वो एक दूसरे को वार्निंग कॉल देके जिस तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है, देखिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड अलर्टनेस, नो, टेंडेंसी टू गेट इजीली फ्राइटेंड, नो, सेल्फलेस असिस्टेंस टू हेल्प अदर्स, येस, दिस वॉज द मैसेज जो यहाँ नेचर से हमें मिला था कि किस तरह से हमें अपने बारे में सोचे बिना दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन विद द अंडरलाइन वर्ड्स दैट कैन सूटेबली रिप्लेस लर्किंग। लर्किंग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, कहीं पर छिपकर अटैक करने के लिए वेट करना। तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन जिसमें लिखा है द थीफ न्यू दैट रिमेनिंग हिडन वॉज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू अवॉइड बीइंग कॉट, ठीक है। तो रिमेनिंग हिडन, छिपा रहना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिफ्थ का बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a portmanteau words like smog is a blend of words in which parts of multiple words are combined into a new word। तो पोर्टमेंटिव वर्ड्स कौन से होते हैं चिल्ड्रन, जो दो वर्ड्स से मिलकर बने होते हैं और दोनों ही वर्ड्स के कुछ मीनिंग होते हैं लेकिन साथ में आने के बाद कुछ अलग ही उसका मीनिंग बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पोर्टमेंटिव का एक एग्जांपल दे रखा है स्मॉग, जो कि स्मोक और फॉग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए हैं जिनमें से हमें पोर्टमेंटिव को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, को एग्जिस्टेंस, तो यहाँ पर को एग्जिस्टेंस पोर्टमेंटिव वर्ड नहीं है। वर्कaholic इज़ द पोर्टमेंटिव वर्ड बिकॉज वर्कaholic में वर्क आ रहा है, ठीक है। वर्क प्लस एल्कोहलिक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो वर्क का मतलब क्या होता है, काम, और एल्कोहलिक हमें पता है कि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होता है अल्कोहल के लिए, ठीक है, तो उसे एल्कोहलिक कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर क्या बन गया है, वर्कaholic, ठीक है। तो वर्कaholic यानी कि जो काम करने के लिए एडिक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड कैसा हो जाएगा, पोर्टमेंटिव वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट द क्वालिटीज फ्रॉम पैराग्राफ 3 दैट द ऑथर वांट्स अस टू इम्बाइब, ठीक है। इम्बाइब करने का मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपको क्या दिए हैं, एक मिनट इसको, अब देखिए फुल क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। पहला दिया है यहाँ पर एक्सेप्टिव,
ठीक है, एक्सेप्ट करना। सेकंड पैशनेट, ठीक है, बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट होते हो। सेकंड थर्ड है यहाँ पे इमोशनल। फोर्थ है रेजिलिएंट। रेजिलिएंट का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या कर सकते हैं, एडवर्स कंडीशंस को या जो बुरी सिचुएशंस आती है उसको हम बहुत टाइम के लिए विदस्टैंड कर सकते हैं और उससे ओवरकम कर सके, ठीक है, तो वो रेजिलिएंट होता है। फिफ्थ है परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब होता है इंसाइटफुल होना, जब आप किसी चीज़ को देखकर उसे अच्छे से समझ पाएँ तो उसे हम बोलते हैं परसेप्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिटीज़ की बात यहाँ पर की गई थी थर्ड पैराग्राफ में, तो चिल्ड्रन इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहली जो है एक्सेप्टिव, येस, क्योंकि वहाँ पर एम्ब्रेस वर्ड यूज़ किया गया था तो वो एक्सेप्टिव है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम रेजिलिएंट होने की, तो येस रेजिलिएंट होने की भी बात की गई थी, ठीक है। और फिफ्थ वाला जो है परसेप्टिव होना, इसकी भी बात की गई थी। तो ये तीनों ऑप्शंस जिसमें होंगे, जैसे कि बी में दिख रहा है हमें ये, तो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं चिल्ड्रन। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन बाय द चेंजिंग ऑफ सीजन्स। चेंजिंग ऑफ सीजन्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर ए दिया है द ब्यूटी ऑफ नेचर, सेकंड है नेचर्स क्रिएटिविटी, थर्ड है ऑल सीजन्स आर इक्वल, और लास्ट ऑप्शन है नथिंग लास्ट फॉर एवर, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पर है कि नथिंग लास्ट फॉर एवर, ठीक है, कि जैसे कि स्प्रिंग सीजन आता है, उसके बाद ऑटम सीजन आता है, तो एक ही सीज़न तो हमेशा नहीं चलता रहता है। इसी तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो है वो भी हमेशा उसकी पॉपुलेशन वैसी सेम नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डज द राइटर एडवाइज इन पैराग्राफ 6, राइटर क्या एडवाइस करता है, लास्ट में हमने जो पढ़ा था वो क्या बोलता है कि इंडल्जिंग इन कॉम्पिटिशन विद अदर्स, नो, लाइफ का मतलब तो बिल्कुल भी ये कॉम्पिटिशन नहीं होता है। मेकिंग प्रायोरिटी लिस्ट, नो। टेकिंग लाइफ सीरियसली और हैविंग फ्री टाइम फॉर आवर सेल्व्स, तो देखिए इन दोनों में से जो सही आंसर होगा वो होगा आपका हैविंग फ्री टाइम फॉर आवर सेल्व्स, ठीक है। नेक्स्ट डी में देखेंगे, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द कोट बेस्ट एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, ठीक है। हमने जो पूरा पैसेज पढ़ा उसका सेंट्रल आइडिया जो था, यहाँ पर कुछ कोटेशंस दिए गए हैं, तो उनके बेस पर बताना है कि कौन सा कोटेशन बिल्कुल बेस्ट सूटेबल होगा यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट, नेचर शी पार्डन्स नो मिस्टेक, हर या इज या एंड हर ने रैल्फ वॉल्डो इमर्सन का है ये स्टेटमेंट। बी ऑप्शन है लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, एल्बर्ट आइंस्टाइन का है ये स्टेटमेंट। तो देखिए ये जो बी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर नेचर की ही बात करी है, ठीक है, नेचर की ही बात करी है, तो इसीलिए यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पर आपका ये फर्स्ट पैसेज जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बात करेंगे अगला हम नेक्स्ट पैसेज की। तो चलिए स्टूडेंट्स अपना सेकेंड पैसेज यहाँ रीड करते हैं, जो कि एक फैक्चुअल पैसेज है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रिसर्च फ्रॉम द पब्लिशर्स एसोसिएशन हैज़ शोन दैट फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स टेक 44% मोर एट द बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू इन द यूके एंड 53% मोर वर्ल्ड वाइड देन ओरिजिनल स्क्रीन प्लेज। यानी कि पब्लिशर्स एसोसिएशन की जो रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग जो फिल्म्स बुक्स पर बेस्ड होती है, यानी कि बुक्स की जो ऑलरेडी बुक्स अवेलेबल होती है उनकी जो स्टोरीज होती है उन पर बेस अगर कोई फिल्म्स बनती हैं तो वो क्या होती है 44% मोर, उसका क्या होता है 44% ज़्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है यूके की, यहाँ पे बात की जा रही है यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। और 53% जो है वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कलेक्शन होता है देन द ओरिजिनल स्क्रीन प्लेज, यानी कि जो ओरिजिनल स्टोरीज़ पे यानी कि नई स्टोरीज़ पर जो मूवीज़ बनती हैं, ठीक है। तो बुक्स पर बेस्ड मूवीज़ का रेवेन्यू ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल स्टोरीज़ पर जो फिल्म्स बनती हैं, ठीक है। ये यूनाइटेड किंगडम की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो क्या एक्सप्लोर करती है कि इम्पैक्ट अब The report explores what impact a book has when adapted for film and TV, ठीक है। तो फिल्म बनाने के लिए या कोई टीवी की सीरीज़ बनाने के लिए या शो बनाने के लिए क्या एक इम्पैक्ट रहता है बुक का, तो वो रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे सेकंड पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि द रिपोर्ट रीड्स, तो रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि पब्लिश्ड मटेरियल इज़ द बेसिस ऑफ 52% ऑफ टॉप यूके फिल्म्स इन द लास्ट 10 years and accounts for an even higher share of revenue from these leading performers at 61% of UK box office
ग्रॉस एंड 65% ऑफ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस। ठीक है, तो रिपोर्ट में क्या लिखा गया था कि जो पब्लिश्ड मटेरियल है, यानी कि पब्लिश्ड मटेरियल क्या है यहाँ पर, जो बुक्स हैं। ठीक है, बुक्स को क्या बोला गया है, पब्लिश्ड मटेरियल बोला गया है। तो जो बुक्स है ना वो किसका बेसिस है। ठीक है, तो बुक्स जो हैं 52% टॉप यूके फिल्म्स का बेसिस है, यानी कि 52% यूके की जो मूवीज़ हैं, फिल्म्स हैं, वो इन बुक्स के बेस पर ही बनाई गई हैं। और ये अभी लेटेस्ट 10 ईयर्स में ज़्यादा देखने को मिला है। ठीक है, और इवन ज़्यादा हायर यहाँ पर शेयर ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन शो करती है ये मूवीज़। और ये कितना बताया गया है, सिर्फ यूके में ये 61% का कलेक्शन रहता है और वर्ल्ड वाइड इसका 65% का कलेक्शन है। तो ये इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया था। द हॉलीवुड एडेप्टेशन ऑफ माई कज़न रेशल। ठीक है, माई कज़न रेशल जो है एक मूवी थी जो कि बुक पर ही बेस्ड थी। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा, वॉज शोन टू हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ डेफ्ने ड्यू मॉरियर थ्रिलर। ठीक है, डेफ्ने डी मॉरियर थ्रिलर जो है, डेफ्ने ड्यू मॉरियर राइटर हैं, ऑथर हैं। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी उसी का अडेप्टेशन था, उसी पर ये मूवी बनाई गई थी, माई कज़न रेशल। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट रहा, तो द सेल्स जो था बुक का वो 2017 में, ठीक है, और कितना था ये, देखिए 1992 से 2016 तक जो सेल्स हुआ था इस बुक का। ठीक है, तो 2017 ईयर में अकेले ही वो उस इतने सालों का जो कलेक्शन था, उस इतने सालों की जो सेल्स थी उसका 23% था। ठीक है, तो यहाँ पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, वहाँ यूनाइटेड किंगडम में जब बुक्स पर क्या बनती हैं, फिल्म्स बनती हैं। ठीक है, तो फिल्म्स को तो फ़ायदा होता ही है और साथ में उन बुक्स को भी फ़ायदा पहुँचता है, उनका जो रेवेन्यू है या उनका जो सेलिंग है उनकी, वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। द रिसर्च सजेस्ट दैट adapted films tend to perform better because films can leverage the popularity of well-known books through an existing audience। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि जो अडेप्टेड फिल्म्स होती हैं, यानी कि बुक्स पर जो फिल्म्स बनती हैं, वो अच्छा परफॉर्म करती हैं। ठीक है, उनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि उनको लेवरेज द पॉपुलैरिटी। लेवरेज का मतलब क्या होता है, पहले से ही अगर किसी चीज़ का कोई एडवांटेज है तो उसी चीज़ का मैक्सिमम यूज़ कैसे किया जाए। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही कि जो वेल नोन बुक्स होती हैं, तो जो बेस्ट सेलर्स होती है, जो बहुत पॉपुलर किताबें होती है, उनका ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसी स्टोरी पर जब मूवी बनती है तो वही ऑडियंस जो है उस मूवी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो ऑलरेडी एक सेट ऑडियंस उस मूवी को मिल जाती है। तो यही होता है लेवरेज द पॉपुलैरिटी। तो फिल्म्स अडेप्टेड फ्रॉम बुक्स ऑल्सो टेंड टू हैव अ रिचर मोर फुली डेवलप्ड स्टोरी टू ड्रॉ ऑन। ठीक है, और जो फिल्म्स बनती हैं उन बुक्स के बेस पर, तो उनकी स्टोरी जो है और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिससे कि जो ऑलरेडी उस बुक्स के ऑडियंस थे उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इन टर्म्स ऑफ टीवी अडेप्टेशन, इट वॉज रिवील्ड दैट a quarter of dramas were based on literary sources and attracted 56% larger share of the audience than those based on original script। ठीक है, तो टीवी अडेप्टेशन यानी कि टीवी पे जो सीरीज़ आती हैं, शोज़ आते हैं, उनकी भी अगर बात करें तो जो ड्रामाज हैं जो कि किस पर बेस्ड होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज, यानी कि जो पहले की किताबें होती हैं उन पर जो बेस्ड ड्रामाज होते हैं, वो 56% ज़्यादा शेयर ऑडियंस का पाते हैं देन दोज जो कि ओरिजिनल या नई स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं। आगे बताया गया है कि किस तरह से 14 ऑफ द 35 हाई एंड सीरीज़ जो कि बहुत ही अच्छी एक्सपेंसिव सीरीज़ होती हैं, शोज़ होते हैं। ठीक है, जो कि यूके में प्रोड्यूस हुए इन द पीरियड बिटवीन जनवरी एंड सितंबर 2017 व बेस्ड ऑन बुक्स। ठीक है, तो जनवरी और सितंबर 2017 में ही कुछ सीरीज़ आई थी अराउंड 35 जो यूके में, जो कि किस पर बेस्ड थी, किताबों पर बेस्ड थी। और 7 ऐसी सीरीज़ आई थी जो कि ट्रू स्टोरीज़ पर बेस्ड थी, या फिर जो ट्रू इंसिडेंट्स होते हैं उन पर, या फिर किसी हिस्टोरिकल इवेंट पर बेस्ड थी। और 5 जो थी वो प्री एग्जिस्टिंग फिल्म्स, यानी कि जो ऑलरेडी फिल्म्स या टीवी स्टोरीज़ बन चुकी थी उन पर बेस्ड थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 4th स्टैंजा की बात करते हैं।
तो in the case of 2016 BBC broadcast of The Night Manager, research revealed that while the novel was in circulation for over 25 years, 82% of the copies it sold were in 2016 and 2017. ठीक है, तो 2016 BBC ब्रॉडकास्ट जो हुआ था नाइट मैनेजर, एक सीरीज़ का नाम था ये, तो उसमें जो रिसर्च की गई तो ये पता चला कि जो नॉवल था वो ऑलरेडी 25 सालों से बहुत बिक रहा था। नॉवल जिसके बेस पर ये सीरीज़ बनाई गई थी, तो वो ऑलरेडी 25 ईयर्स से सर्कुलेट हो रहा था, बिक रहा था, लेकिन उसकी जो कॉपीज़ थी वो 82% ऑफ द कॉपीज़ इट सोल्ड अकेले कब बिकी हैं, 2016 और 2017 में। यानी कि जब वो सीरीज़ आई तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट था वो किस पर पड़ा, उसके नॉवल के बिक्री पर, ठीक है, उसकी सेलिंग पर। तो उसकी सेलिंग भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई मूवी आउट होने के बाद में। तो सेल्स ऑफ द पेपर बैक एडिशन रिमेंड स्ट्रॉन्ग इन 2017, ठीक है। तो बुक्स जो होती है उनका पेपर बैक एडिशन भी एक पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो उसका भी जो सेल थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी 2017 में, इवन आफ्टर द सीरीज़ वेंट ऑफ एयर, ठीक है। तो जब इस सीरीज़ को एयर किया गया, एयर करने का मतलब क्या होता है, पब्लिक किया जाना, ठीक है, यानी कि टीवी पर दिखाए जाना, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जब सीरीज़ आई तो उससे उस नॉवल को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा, उसकी सेल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। फिफ्थ में देखते हैं, लास्ट कंक्लूडिंग पैराग्राफ है ये। द रिपोर्ट स्टेट्स दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग टू वे रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिशिंग एंड द वाइडर क्रिएटिव इकोनॉमी। तो यानी कि ये एक टू वे प्रोसेस बोला गया है यहाँ पर कि जो पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, यानी कि किसी भी बुक का जो पब्लिशिंग होती है, ठीक है, उसका और जो उस देश की इकोनॉमी है उसका, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, टू वे रिलेशनशिप होता है। यानी कि एक को फ़ायदा अगर पहुँचता है तो दूसरे को फ़ायदा अल्टीमेटली पहुँचेगा, और दूसरे को पहुँचता है तो पहले को भी फ़ायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो जहाँ पर सक्सेसफुल अडेप्टेशन ऑफन हैज़ स्पिल ओवर इफेक्ट्स एंड गिव्स अ सब्सटैंशियल बूस्ट टू द सेल्स ऑफ द ओरिजिनल बुक। तो अगर कोई सीरीज़ जो है बहुत सक्सेसफुल हो जाती है तो उसका जो सीधा इफेक्ट है किस पे पड़ता है, जो ओरिजिनल बुक होती है उसकी सेल्स पर, ठीक है। तो ये था कंक्लूजन पैराग्राफ इसका। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आंसर एनी 6 आउट ऑफ द 8 क्वेश्चन। तो सारे आंसर्स मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है 11th क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ द रिसर्च बाय पब्लिशर्स एसोसिएशन वॉज टू स्टडी द डैश। Choose the correct option. Variety in films and TV shows, impact of films on books, choice of books for filmmaking, connect between books and films, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, कनेक्ट बिटवीन बुक्स एंड फिल्म्स, ठीक है। तो यही तो बात कर रहे हैं कि जो पर्पस था रिसर्च का पब्लिशर एसोसिएशन का, वो क्या देखना चाहता था कि बुक्स का और उन पर बनी जो फिल्म्स होती है उन पर क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ ट्रू फॉर द टू स्टेटमेंट्स। तो दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो इन दोनों में किस तरह का रिलेशनशिप है वो हमें नीचे ऑप्शंस में जो दिए हैं स्टेटमेंट्स उनको चूज़ करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि द रेवेन्यूज़ जनरेटेड एट द बॉक्स ऑफिस हैव इंक्रीज, ठीक है। तो बॉक्स ऑफिस पे जो रेवेन्यू यानी कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बढ़ गया। मेजॉरिटी ऑफ टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटीरियल। तो देखो यहाँ पर सेकेंड और फर्स्ट किस तरह से रिलेटेड है। देखो मेजॉरिटी ऑफ टॉप फिल्म्स इन द यूके आर बेस्ड ऑन पब्लिश्ड मटीरियल की ज़्यादातर जो अच्छी फिल्में हैं यूके की वो किस पर बेस्ड होती है, बुक्स पर, पब्लिश्ड मटेरियल पर बेस्ड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेवेन्यू इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि जो सेकंड वाला है ना वो क्या है, रीज़न है फर्स्ट वाले के लिए। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फर्स्ट इज़ द रीज़न फॉर सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट इज़ द रीज़न फॉर सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सेल्स ऑफ द बुक इन 2017 अलोन अकाउंटेड फॉर 23% ऑफ ऑल सेल्स सिंस 1992। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, देयर वर 23% हायर सेल्स इन 2017 देन प्रीवियस ईयर्स। तो ये ऑप्शन गलत है। A major chunk of sales happened in 2017, yes कि 2017 में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सी और डी ऑप्शन भी यहाँ पर गलत है। 14 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च द फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स हैव ग्रेटर सक्सेस, ठीक है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जो फिल्म्स बुक्स पर बेस्ड होती हैं
वो ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों होती है? तो ए ऑप्शन गिवन हियर इज पीपल लाइक टू सी द कैरेक्टर्स फ्रॉम द बुक्स ऑन स्क्रीन। तो ऐसा कोई रीज़न है नहीं। द फिल्म्स गेट द एडवांटेज ऑफ द फेम ऑफ द बुक्स। येस, ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो ऑलरेडी फेमस बुक्स होती है उसका एडवांटेज, उनकी पॉपुलैरिटी का एडवांटेज यहाँ पर फिल्म्स को मिलता है। ठीक है, लेवरेज ऑफ पॉपुलैरिटी की हमने बात करी थी, तो इसीलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं 15th क्वेश्चन यहाँ पर। सिलेक्ट द ऑप्शन लिस्टिंग व्हाट the given sentence refers to. Films adapted from books also tend to have a richer, more fully developed story to draw on. तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एंड आउट ऑफ दीज 5 स्टेटमेंट्स वी हैव टू चूज विच वन आर द करेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट देख लेते हैं, द प्लॉट एंड द स्टोरी लाइन ऑफ सच फिल्म्स आर बेटर। तो येस, ये चीज़ होती है कि जब बुक्स से अडेप्टेड मूवीज़ बनती हैं तो उनकी जो स्टोरीज़ होती है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। सेकंड में देखते हैं, द कैरेक्टर्स आर लाइकली टू बी मोर विविड। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो और अच्छे से विविड तरीके से प्रेजेंट किए जाते हैं, ये चीज़ भी सही है। द प्रोडक्शन ऑफ सच फिल्म्स इज़ मेंट फॉर रिच एंड फेमस। तो नहीं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। रिच और फेमस के लिए नहीं, बल्कि हर तरीके के लोगों के लिए फिल्म्स बननी होती है ये वाली। फोर्थ है, द सेटिंग्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर अडेप्टेड फ्रॉम द बुक्स। येस, जो सेटिंग्स होती हैं और जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो बुक्स से ही अडेप्टेड होते हैं। ठीक है, और लास्ट है, द मेकिंग ऑफ सच फिल्म्स रिक्वायर द ऑथर टू राइट अ सीक्वल। देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सीक्वल के लिए ही वो मूवी बनाई जा रही हो। ठीक है, तो सीक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो हमारे लिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द 16th क्वेश्चन हियर। On what from the following were the maximum TV serials in UK in the year 2017 based? तो हमने यहाँ पर बुक्स की ही बात करी थी, तो यहाँ पर बुक्स ऑप्शन जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन में क्या दिया है कि दिस पैसेज लिस्ट्स एन एग्जाम्पल प्रूविंग दैट टीवी ड्रामाज बेस्ड ऑन लिटरेरी वर्क्स हैव। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ए ऑप्शन, इंक्रीज्ड द इमीडिएट सेल्स ऑफ द बुक। इंक्रीज द सेल्स ऑफ द बुक ड्यूरिंग द फर्स्ट स्क्रीनिंग हैड नो इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक एंड हैड वेरी लिटिल इम्पैक्ट ऑन द सेल्स ऑफ द बुक। ठीक है, तो यहाँ पर जो टीवी ड्रामाज होते हैं जो लिटरेरी वर्क्स या बुक्स पर बेस्ड होते हैं, तो उनकी वजह से जो सेल होता है बुक का वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। Next question, question number 18. Choose the correct option to answer the following. According to paragraph 5, there is a two-way relationship between books and the screen. This is so because, ठीक है, कि टू वे रिलेशनशिप बुक्स और स्क्रीन की अगर बात करें तो ऐसा क्यों है? देखिए, ए ऑप्शन गिवन है, रिवॉल्व अराउंड द सेम स्टोरीज, cater to an audience with the same taste, gain from each other's popularity, belong to the creative field। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। ठीक है, क्योंकि बात करी थी हमने लेवरेज टू पॉपुलैरिटी की, कि एक की पॉपुलैरिटी से दूसरे को फ़ायदा पहुँचता है। तो सी ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए यहाँ पर सेक्शन सी आ गया है ग्रामर और राइटिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रामर के 6 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से आपको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट सिर्फ 5 करने होंगे, और फिर राइटिंग सेक्शन जो है उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 19 क्वेश्चन जो कि ग्रामर का है। द हॉस्पिटल बोर्ड क्लियरली मेंशन दैट यू डैश स्मोक इन द हॉस्पिटल एज इट इज़ अ हेल्थ हज़ार्ड फॉर ऑल। कैन नॉट, मस्ट नॉट, नीड नॉट, माइट नॉट। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, इट इज़ क्लियर, ये मॉडल से दिया गया है क्वेश्चन, और मॉडल वर्ब्स का यूज़ हमने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मस्ट नॉट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी प्रोहिबिशन की बात होती है, किसी चीज़ को से रोक लगाने की बात होती है, तो वहाँ पर हम मस्ट नॉट का यूज़ करते हैं। तो बी ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है। 20th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, देयर इज़ नेवर डैश पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेस दिस कार।
तो यहाँ पर मच, लिटिल, मैनी और लिटिल में से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखिए यहाँ पर देयर इज़ नेवर मच पेट्रोल इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिटिल नहीं आ सकता क्योंकि लिटिल जो है वो यूज़ किया जाता है नेगेटिव सेंस में। ठीक है, एंड ऑलरेडी यहाँ पर एक नो वर्ड दिया हुआ है, नेवर इज़ गिवन हियर, तो लिटिल का यूज़ हम यहाँ पर नहीं कर सकते। मैनी तो आपका काउंटेबल्स के साथ आता है, पेट्रोल जो है अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आ सकता, और अ लिटिल पॉजिटिव सेंस देता है। और यहाँ पर बात हो रही है कि देयर इज़ नेवर मच पेट्रोल लेफ्ट आफ्टर राहुल यूजेज द कार, कि राहुल जब भी कार यूज़ करता है तो पेट्रोल ज़्यादा बचता नहीं है। तो ये नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, तो यहाँ पर अ लिटिल भी नहीं आ सकता, तो मच आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन आपका डिटर्मिनर्स से दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21st question, I am taking driving lessons now. Hopefully I dash my driving test by November. Will take, would pass, will have taken, will be taking. तो देखिए यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो आएगा आपका will have taken। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऐसे एक्शन की जो कि एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में किसी टाइम पर होने के लिए। ठीक है, तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है कि फ्यूचर में किसी टाइम पर कोई एक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होने के लिए, तो यहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो ये विल हैव टेकन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 22nd क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर कन्वर्ट करनी है, जो कि इंट्रोगेटिव में दी गई है यहाँ पर। तो इंट्रोगेटिव के रूल हमें पता है कि जो भी WH वर्ड होता है या जो भी क्वेश्चन वर्ड होता है वही यहाँ पर कनेक्टर की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, तो दैट का यूज़ हम नहीं करते हैं, हम उसी क्वेश्चन वर्ड को यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट लिखते हैं और फिर वर्ब बाद में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, जिसमें लिखा है सुनीता आस्क्ड वेंकट हाउ मच द रेंट फॉर हिज फ्लैट वॉज। ठीक है, तो इस तरह से इसका कन्वर्जन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाउ दिया है। ठीक है, हाउ के बाद आप हाउ मच के बाद यहाँ पर द रेंट यानी कि सब्जेक्ट दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिए वर्ब जो है वो बाद में आई है। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। शी सेड आई टोल्ड दमनजीत टू सेंड यू एन ईमेल 3 days अगो। तो इसका कन्वर्जन करने के बाद जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी ऑप्शन होगा। शी सेड दैट शी हैड टोल्ड। देखिए यहाँ पर आई टोल्ड जो कि आपका पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब भी रिपोर्टेड स्पीच होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हैड टोल्ड लिखा गया है जो कि पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो 23 का डी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24th क्वेश्चन, द डॉग डैश अंडर द चेयर बिफोर द चिल्ड्रन अराइव्ड। देखिए ये जो सेंटेंस है ये आपका दिया गया है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो जब भी पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस दिया होता है तो उसमें हम 2 क्लॉजेस देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्लॉज होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट में होता है और जो दूसरा क्लॉज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर द चिल्ड्रन अराइव, ये पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है और यहाँ पर जो आपका क्लॉज रहेगा वो आपका किस में होना चाहिए? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा चिल्ड्रन? पास्ट परफेक्ट में हमें पता है कि हम हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हैड हिडन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब राइटिंग सेक्शन के क्वेश्चंस हैं जो कि लेटर से बेस्ड रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको पता होना चाहिए कि आपको उसका लेटर किस तरह से लिखना होगा, उसी के बेस पर यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया है कि यू आर देबाश्री। ठीक है, आपका नेम दिया है, सेंडर्स नेम दिया है, अ रेजिडेंट ऑफ सिलीगुड़ी असम, सेंडर्स एड्रेस गिवन है। यू हैव टू राइट अ लेटर टू द एडिटर। लेटर टू एडिटर है ये,
ठीक है, डेली नेशनल डेली ड्राइंग अटेंशन टूवर्ड्स द डिफ़िकल्टी फेस बाय डिफरेंटली एबल पीपल एट टूरिस्ट प्लेसेस। जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जो डिफरेंटली एबल पीपल होते हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो उसके टूवर्ड्स अटेंशन पे करने के लिए ये लेटर एडिटर को लिखा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी टेक्निकलिटीज़ होंगी, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, अदरवाइज़ आप इनके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे सॉल्व। तो 25th क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन विद रेलिवेंट एस्पेक्ट्स दैट देबाश्री शुड सेलेक्ट फॉर हिज लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें उसको अपने लेटर में लिखनी है, स्पेशली यहाँ पर जो मेन बॉडी है उसकी बात होगी कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जो फॉर्मेट है उसकी बात होगी कि फॉर्मेटिंग जब करते हैं तो उसमें आपकी क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, न्यूज़पेपर का नेम होना ज़रूरी है क्या, तो यस, न्यूज़पेपर का नेम होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अटैच प्रूफ ऑफ द न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। देबाश्री का एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस होना ज़रूरी होता है। फॉर्मल टोन होना ज़रूरी है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द लेटर्स रिसीव ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, तो ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट फॉर दिस लेटर्स। अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट हमें यहाँ पर चूज़ करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे अप्रोप्रिएट रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा, इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय द डिफरेंटली एबल्ड एट टूरिस्ट स्पॉट्स। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑप्शन should Debashri select to elaborate on the difficulties faced by the differently abled। ठीक है, तो यहाँ पर differently abled people जो रहेंगे उनके लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ रहेंगी, तो उसको किस तरह से वो एलाबोरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जो आंसर रहेगा वो आपका सी वाला ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए एब्सेंस ऑफ रैम्प्स फॉर व्हील चेयर्स, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम उनकी हो सकती है। टूरिस्ट गाइड्स अनट्रेंड इन साइन लैंग्वेज में टूरिस्ट गाइड अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं है। लैक ऑफ ब्रेली स्क्रिप्ट टूरिस्ट पैम्फलेट्स, ये भी रहेगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन हियर। Debashri shares some suggestions in her letter to address the issue. Select the option that helps her complete these suggestions appropriately. In my opinion, the media can play a pivotal role in transforming people's perceptions and attitudes. ठीक है, ऑल्सो देखिए यहाँ पर आ जाएगा cautioning the authorities, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 29th क्वेश्चन, select the option that correctly justifies the choice of the concluding portion of this letter। ठीक है, तो यहाँ पर concluding portion जो रहेगा उसको justify कौन सा यहाँ पर ऑप्शन करेगा। ठीक है, I expect the authorities to take actions on this issue. Please post my thoughts in your newspaper. सेकेंड है, आई होप माई व्यूज़ गेट पब्लिश इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर सो दैट दिस इशू में गार्नर मोर पब्लिक सपोर्ट एंड अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर रहेगा 29th का, तो यहाँ पर सी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, येस टू ऑप्शन 2 बिकॉज ऑफ द टोन ऑफ पोलाइट एक्सपेक्टेशन। ठीक है, यानी कि जो सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है तो वो बहुत अप्रोप्रिएट है, क्योंकि उसमें हम क्या किया गया है, बहुत ही पोलाइट टोन में बात की गई है। ठीक है, तो 29th का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 30th क्वेश्चन में। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स द कंक्लूडिंग लाइन अप्रोप्रिएटली। कंक्लूडिंग लाइन को सही से बोलने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, तो देखिए, हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू, ये आंसर आपका बिल्कुल सही दिया गया है, तो हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इशू इज़ द सेक्शन सी रहेगा आपके एग्जाम पेपर में, जिसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से आपको 26 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये एक एक्सट्रैक्ट गिवन रहेगा आपकी बुक में से, जिनके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने रहेंगे। तो पहला जो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट गिवन है ये चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से गिवन है, और ये आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट का सेकेंड चैप्टर है। तो इसी में से आपको एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, जिसके बेस पर नीचे कुछ क्वेश्चंस भी दिए रहेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं इस एक्सट्रैक्ट को फटाफट से। बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसुलस, चीफ लुथुलस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर्स एंड रॉबर्ट सोबोक्वीज।
of our times, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ठीक है, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो राइटर हैं वो क्या बोलते हैं कि जो ऑपरेशन था, यानी कि जिस तरह से वाइट्स ने ब्लैक्स पर डोमिनेशन दिखाया था, ठीक है, तो वो जो इतने डेकेड्स से ये ऑपरेशन चला आ रहा था और जो ब्रूटलिटी वो लोग दिखाते थे ब्लैक्स के टूवर्ड्स, उसकी वजह से एक अनचाहा इफ़ेक्ट देखने को मिला। ठीक है, कि इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन देखने को मिले जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी था। ठीक है, दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। ठीक है, और उनकी तरह जो दोबारा से कभी कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन का यहाँ पर नेम्स भी दिए हैं, जैसे कि ओलिवर टैम्बोज, वॉल्टर सिसिलस। ठीक है, तो ये सारे नेम्स जो हैं उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के नेम्स हैं। तो यहाँ पर आगे क्या बोलते हैं कि परहैप्स इट रिक्वायर सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो इतनी ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटीज़, इतना हाई कैरेक्टर जो है वो सिर्फ तभी आ सकता है जब किसी ने किसी को इतना गहराई में जाकर ऑप्रेस किया हो। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि एडवर्स कंडीशंस में ही एक ट्रू कैरेक्टर, ट्रू स्ट्रेंथ इंसान की देखने को मिलती है। तो अगर इतना बुरा, इतना डीप ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो शायद इतनी ग्रेट पर्सनालिटीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। आगे क्या बोलते हैं कि माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल्स, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि जो उनकी कंट्री है, अफ्रीका कंट्री जो है, वो मिनरल्स में रिच हो सकती है, जेम्स में रिच हो सकती है, जो कि सॉइल के नीचे मिलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि उनकी कंट्री की जो ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो उसके लोग हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी वेल्थ उनकी क्या है, उनकी कंट्रीमैन, उनके लोग। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, और उनको वो प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा प्योर मानते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। तो यहाँ से वो बोलते हैं कि उन्होंने यहीं से, इन्हीं लोगों से क्या करा है, करेज का मीनिंग जाना है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो हमेशा उन्होंने मेन को, विमेन को, हर किसी को देखा है कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। ठीक है, किस तरह से सारी सफरिंग्स वो झेलते हैं फॉर अ सिंगल आइडिया। और आइडिया क्या था कि किस तरह से उन्हें अपनी कंट्री को इस ब्रूटल सिस्टम यानी कि अपार्थाइड सिस्टम से छुटकारा दिलाना है। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट था। अब इसके बेस पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर 31st क्वेश्चन जो दिया गया है वो क्या है चिल्ड्रन, व्हाट वाज द अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द लॉन्ग ऑपरेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट मेड द पीपल इंडिफरेंट टू जस्टिस, नो। इट मेड द पीपल रिजेक्ट ऑपरेशन, नो। इट इन्फ्लुएंस द जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, नो। इट मेड पीपल एक्सेप्ट देयर ऑपरेशन, नो। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि इट इन्फ्लुएंस द जनरेशन टू फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। जो इनजस्टिस इनके लिए हो रहा था, ठीक है, उसके टूवर्ड्स फाइट करने के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंस किया गया लोगों को। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज रेफर्स टू द पीपल हु, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के जो मैन थे, लोग थे, वो कौन लोग थे। ए ऑप्शन, लिबरेटेड एंड एबॉलिश्ड द अपार्थाइड सिस्टम, used their resources to spread awareness, fought to their freedom's country and demonstrated utmost strength to oppose the system। तो देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में हमने बात करी है करेज की। ठीक है, उन लोगों के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के करेज की बात करी है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 33 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है चिल्ड्रन, नेल्सन मंडेला कंपेयर्स डैश टू डायमंड्स। तो वो अपने कंट्री मैन को डायमंड से कंपेयर करते हैं। 34th क्वेश्चन, व्हेन नेल्सन मंडेला सेज आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, ही मीन्स दैट दे आर स्टबन मतलब ज़िद्दी, तो ये तो नहीं हो सकता। कमिटेड हो सकता है, ठीक है, तो कमिटेड यहाँ पर सही रहेगा। और इंटेलिजेंट का कोई सेंस नहीं है, प्राउड का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि प्राउड वो हो नहीं सकते थे उस वक्त जैसी सोसाइटी थी उनकी, अपार्थाइड सिस्टम वाली जो सोसाइटी थी, तो उसके टूवर्ड्स तो वो प्राउड नहीं फील करेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कमिटेड।
35th क्वेश्चन देख लेते हैं चिल्ड्रन। 35th क्वेश्चन में दिया गया है सिलेक्ट द सूटेबल फॉर्म वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना रहेगा चिल्ड्रन, यहाँ पर एक ये रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन दिया है कि डेप्थ्स और हाइट्स अगर दिया गया है तो कंपैशन के साथ कौन सा वर्ड यहाँ पर सूटेबल रहेगा। तो इसके लिए हमें डेप्थ्स और हाइट के बीच में रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। तो देखिए डेप्थ्स और हाइट दोनों ही ऑपोजिट है। डेप्थ्स मतलब क्या होता है गहराई, हाइट क्या होता है ऊंचाई, तो ये ऑपोजिट वर्ड्स है। तो यानी कि हमें कंपैशन के लिए एक ऐसा वर्ड देखना होगा जो इसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड यहाँ पर देखिए विजडम नहीं होगा, ऑपरेशन, यस ऑपरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्योंकि स्ट्रगल और करेज दिया है जो कि कंपैशन के ऑपोजिट है। कंपैशन क्या होता है, कंपैशन मतलब क्या होता है व्हेन यू आर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स। ठीक है, तो दूसरों के टुवर्ड्स सिंपैथेटिक होते हो लेकिन आप उनके दुख को कम करने के लिए कोई एक्शन भी लेते हो तो वो कंपैशन होता है। तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो कंपैशन का ऑपोजिट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें आपको अगेन एक और एक्सट्रैक्ट गिवन है। ठीक है, इसको रीड करते हैं और फिर इसके भी क्वेश्चंस देखते हैं। लेट मी पुट इट more clearly since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I'm not। तो ये चैप्टर डायरी ऑफ एन फ्रैंक से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपका फर्स्ट फ्लाइट का ही चैप्टर है। तो यहाँ पर एन फ्रैंक जो है वो क्या बोल रही है कि कोई भी जो है ये यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। तो नोबडी इज़ गोइंग टू बिलीव दिस थिंग। ठीक है, और वो बोलती है कि हाँ सही भी है, मैं अकेली हूँ भी नहीं, एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो वो बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है, बहुत ही लविंग पेरेंट्स हैं और 16-year-old उसकी सिस्टर भी है। ठीक है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिनको वो अपनी लाइफ में फ्रेंड्स बोल सकती है। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। ठीक है, उसके पास फैमिली है, लविंग आंट्स है और गुड होम, एक अच्छा सा घर भी है। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। तो वो बोलती है कि ऊपर ऊपर से अगर देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास जिस चीज़ की कमी है वो कौन है, एक सच्चा दोस्त, और ट्रू फ्रेंड उसके पास नहीं है। ठीक है, सो ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग गुड टाइम। तो जब भी वो अपने दोस्तों के साथ में होती है या सो कॉल्ड दोस्तों के साथ में होती है तो वो टाइम अच्छा स्पेंड कर रही होती है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। ठीक है, तो वो बोलती है जब मैं उन फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं बातें करती हूँ, अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ, लेकिन वो बातें सिर्फ कैसी होती हैं, जनरल ऑर्डिनरी बातें होती हैं जो कि रोज़मर्रा की रहती है। यानी कि वो कह रही है कि वो किसी भी दोस्त से जो कि उसका ट्रू फ्रेंड नहीं है वहाँ पर किसी से भी डीप बातें, डीप थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर सकती। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 36 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाई डज एन फील द फॉलोइंग, नो वन will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। तो वो बोलती है यहाँ पर, ऐसा क्यों बोलती है कि वो अकेली है। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, people knew she had a family, people rejected the idea of loneliness, she had several friends, she had a cheerful personality, her life was comfortable। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सूटेबल रहेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या दिया है चिल्ड्रन, पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली। ठीक है, पीपल न्यू शी हैड अ फैमिली, येस सबको पता है उसके पास फैमिली है तो उसका अकेले होने का तो कोई रीज़न नहीं है। सेकेंड, पीपल रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ लोनलीनेस। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, लोनलीनेस किसी को भी हो सकती है। शी हैड सेवरल फ्रेंड्स, उसके कई फ्रेंड्स थे, और शी हैड अ चीयरफुल पर्सनालिटी। तो देखिए वो खुश मिजाज लड़की थी। ठीक है, ये भी सही है क्योंकि वो जब दूसरों के संग में रहती थी तो वो खुश रहती थी, गुड टाइम होता था, और हर लाइफ वॉज कंफर्टेबल, ये रेलेवेंट नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सही है, तो ये आपके दिए हैं बी में, तो बी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 37 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर 1 and 2। ठीक है, अगेन दो स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, दोनों के बीच का आपको रिलेशन बताना रहेगा। ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। सेकेंड है एंड डजंट ट्रूली कनेक्ट विद एनीवन। देखिए एंड जो है किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, और पहला क्या था कि ऑन द सरफेस वो उसके पास सब कुछ है लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन ये होगा कि जो
फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना वो सेकंड वाले का ही एक तरीके से आप कॉन्टिन्यूएशन बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो बताया कि जो एन है वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती है, उसके पास सब कुछ है लेकिन उसका एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। तो जो है यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो हो जाएगा चिल्ड्रन। देखिए ए में आपका क्या दिया है, सारे ऑप्शंस कंसीडर कर लेते हैं। ए में क्या दिया है कि 1 इज़ ट्रू एंड देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि एक सही है या दूसरा फॉल्स है, दोनों ही चीज़ें सही थी, उन्होंने बोली थी ये बातें। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है कि सेकंड इज़ द ऑपोजिट ऑफ 1, नो ऑपोजिट नहीं है क्योंकि वो दूसरे में भी तो यही बोल रही है कि वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाती, और पहले में भी वो यही बोल रही है कि उसके पास सब कुछ है लेकिन एक ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी में क्या दिया है कि फर्स्ट फर्दर्स द मीनिंग ऑफ सेकेंड, तो येस ये सही है बिल्कुल, ठीक है, कि जो पहला वाला है वो सेकंड वाले का ही आगे आप बोल सकते हो कॉन्टिन्यूएशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 38 क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो आइडेंटिफाई एंड्स टोन इन द एक्सट्रैक्ट, रेस्टलेस, डिससेटिस्फाइड, स्केयर्ड और हर्ट, ठीक है। तो उसका क्या टोन था जब वो ये बात कह रही थी, तो अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो तो इसमें समझ आ रहा होगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं था, ठीक है, तो उस चीज़ का उसको सेटिस्फेक्शन नहीं। 39th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, सिलेक्ट द ऑप्शन विच डिस्प्लेज एन एग्जाम्पल ऑफ हैविंग अ गुड टाइम। तो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ वो गुड टाइम की बात कर रही थी, तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन क्या दिया है कि ही इज़ आउट फॉर अ पिकनिक विद हिज फ्रेंड्स एंड दे आर लाफिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, ये हो सकता है गुड टाइम का मतलब यहाँ पर। बी ऑप्शन देख लेते हैं, ही इज़ स्टडिंग हार्ड फॉर द पीरियोडिक टेस्ट, तो ये तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर इस चीज़ का, तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सी ऑप्शन, ही इज़ ट्राइंग टू कन्विंस हिज फादर टू परचेज द लेटेस्ट वीडियो गेम्स फॉर हिम, नो ये भी नहीं होगा। ही जस्ट रेस्क्यूड एन इंजर्ड पपी, तो इसका तो कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 40th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू वी गेट टू नो अबाउट एन व्हेन शी सेज द फॉलोइंग, I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. Choose one from the answer from the following to answer. A option, she is proud of her ways, she is struggling to strike conversation, she is unsure of her own thoughts, she is unable to have a satisfying conversation. तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि उसके पास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे वो अपनी डीप थॉट्स को शेयर कर सके, ठीक है, तो सेटिस्फाइंग कॉन्वर्जेशन उसको करने के लिए कोई पर्सन उसकी लाइफ में नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर अगेन एक एक्सट्रैक्ट दिया है जो कि आपका पोम बॉल पोम से दिया गया है, ठीक है, तो इसको रीड करके इसके क्वेश्चंस करते हैं। Money is external, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up, ठीक है, तो ये बॉल पोम से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, तो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। द पोएट सेज मनी इज एक्सटर्नल, व्हाट डज इट मीन इन दिस एक्सट्रैक्ट, ठीक है, तो मनी एक्सटर्नल है का क्या मतलब है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। मनी हेल्प्स अस परचेज मटीरियल्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग, money promotes materialism and hunger for power among youngsters, money only impacts a person's external environment, money buys materialistic thing and can be earned again when lost, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोम है इसमें जो बात की गई थी कि किस तरह से किसी चीज़ का जब लॉस हो जाता है लाइफ में तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है, ठीक है, तो उस चीज़ की यहाँ पर बात की गई थी। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है कि मनी जो होता है वो सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए होता है, हम उससे अपनी लग्जरी की चीज़ें खरीद सकते हैं, हम अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन मनी जो है उसको हम वापस से भी अर्न कर सकते हैं। अगर वो एक बारी लॉस हो जाता है हमारे मनी का तो हम उसको वापस से खरीद सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What does the boy learn by losing the ball according to the extract? Loss is the unavoidable truth of life, क्या ये चीज़ सही है? हाँ बिल्कुल, कि लॉस जो है ये एक इनएविटेबल ट्रूथ है जिसको हम रोक नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिप्लेस्ड, तो देखिए मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनके साथ जो जुड़े हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारा मेमोरीज होती है उनसे रिलेटेड, वो हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। तीसरा क्या है, मनी बाइज हैप्पीनेस, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लॉसेस इन लाइफ कैन बी प्रिवेंटेड विद केयर, तो देखिए ऐसा नहीं है, हम लॉसेस को नहीं रोक सकते, ठीक है, तो लाइफ कंटिन्यूज डिस्पाइट लॉसेस, तो येस कि लाइफ जो है वो चलती रहती
रहती है, थोड़े टाइम हमें दुख रहेगा उस लॉस का, एंड लाइफ भर हाँ उसका जो वॉइड क्रिएट हो जाता है उस लॉस से, तो उसको भी हम नहीं भर सकते, लेकिन लाइफ जो है वो आगे कंटिन्यूड रहती है, लाइफ रुकती नहीं है किसी की भी किसी के जाने से, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए 1, 2 और 5 ऑप्शन जिसमें आएंगे, तो ये है आपका ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बॉय इज़ लर्निंग हाउ टू स्टैंड अप, दिस मीन्स दैट ही इज़ लर्निंग टू बी डैश इन द फेज ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस गिवन हैं पेशेंट, रेजिलिएंट, डिफेंसिव, जजमेंटल। तो देखिए यहाँ पर पेशेंट का कोई सेंस नहीं है, डिफेंसिव होने का भी कोई सेंस नहीं, जजमेंटल का भी नहीं, तो रेजिलिएंट यानी कि अगर जैसे कभी लॉस आता है किसी चीज़ का या किसी इंसान का लाइफ में, तो उसके वो एक हमारे लिए एडवर्स कंडीशन है, एक दुख भरा एक सिचुएशन है, तो उसको हमें ओवरकम करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिलिएंट जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑप्शन लिस्ट हु इज़ स्पीकिंग दीज लाइन्स, कौन बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमें बताना है, तो हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस पोम हियर, तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, एन ऑब्जर्वर, येस ऑब्जर्वर, यानी कि एक आदमी जो खड़ा हुआ है और वो उस बच्चे को देख रहा है कि किस तरह से उसकी बॉल खो जाती है और वो उसके टूवर्ड्स कैसे रिएक्शन देता है, तो यहाँ पर येस ऑब्जर्वर इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे 45 क्वेश्चन की तरफ। According to the poet, from whom do we mostly learn about loss, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम किससे सीखते हैं, तो देखिए पोम्स, इस पोम के अकॉर्डिंग एल्डर्स तो नहीं होगा, एक्सपीरियंसेस, येस एक्सपीरियंसेस हो सकता है, ठीक है। बुक्स भी नहीं होगा, टीचर्स भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा खुद का एक्सपीरियंस ही होता है जो हम क्या कर सकते हैं, लॉस के को सीख सकते हैं। जैसे कि उस लड़के का, उस छोटे बच्चे ने जब अपनी बॉल खोई, तो वो उसका ऐसा एक्सपीरियंस था जहाँ पर उसको लॉस का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसकी वजह से लॉस के बारे में समझा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपको एक्सट्रैक्ट, अगेन एक और एक्सट्रैक्ट गिवन है यहाँ पर, जो कि दिया है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से, ठीक है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक जो है उसमें से थीव्स स्टोरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आई फॉलोड कैजुअली, हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीयरिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड बट आई कांट पे यू, आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट, परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, can you cook? I can cook, I lied again. If you can cook, then maybe I can feed you. He took me to his room over the Jamna sweet shop and told me I could sleep on the balcony, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनकाउंटर था अनिल का और हरी सिंह का, वो दिखाया गया है किस तरह से वो यहाँ पे बात करते हैं और किस तरह से वो उसके साथ जाने की बात करता है, हरी सिंह अनिल के साथ जाने की बात करता है, ठीक है। तो वो राज़ी हो जाता है कि जब वो बोलता है कि हाँ ठीक है, वो उसके लिए खाना बना दिया करेगा, तो वो उसको अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर पूरी मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं खुद से भी, नथिंग इज़ मच देयर टू अंडरस्टैंड। तो आगे इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Even though Hari Singh followed Anil casually, it was dash। तो यहाँ पर देखिए क्या है, केयरलेस एक्शन, स्टेज्ड मूव, अनयूजुअल डिसीजन और बोल्ड स्टेप। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए चिल्ड्रन, ये एक स्टेज्ड मूव है, ठीक है, स्टेज्ड मूव, ठीक है। तो यहाँ पर हरी सिंह जो है वो अनिल को फॉलो करता है ना कैजुअली, तो ये एक स्टेज मूव हो गया। नेक्स्ट है, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई हरी सिंग्स इंटेंशन बिहाइंड द अपीलिंग स्माइल, जो उसको एक अपीलिंग सी अट्रैक्टिव सी स्माइल देता है हरी सिंह, ठीक है। तो उसका इंटेंशन क्या होता है, देखिए फर्स्ट है डिसीट, सेकेंड हार्म, हेट्रेड, जेलसी। देखिए हार्म, हेट्रेड, जेलसी तो उसका मतलब नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ पर उसको धोखा देना चाह रहा था वो, ठीक है, क्योंकि वो एक चोर होता है, तो यहाँ पर डिसीट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48, select the option listing Anil's characteristics as revealed in the extract, ठीक है। अनिल का क्या कैरेक्टरिस्टिक यहाँ देखने को मिलता है, देखिए unassuming, kind, determined, naive, humorous। तो यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन जो इस अनिल को डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स आपके हैं unassuming, ठीक है,
और इसके अलावा काइंड आप बोल सकते हो, ठीक है, काइंड भी था वो, और क्योंकि जब वो उसको बोलता है हरी सिंह की उसको काम चाहिए, तो वो उसको जब वो कुकिंग के लिए रेडी हो जाता है तो वो उसको आने की इजाज़त दे देता है, ठीक है। एंड फोर्थ नाइफ, ठीक है, वो थोड़ा सा हाँ कि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता है ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का, ठीक है, तो वो नाइफ भी आप इसको बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 49th। Select the most appropriate option based on 1 and 2. Anil gave his meal to a stray dog. हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हरी सिंह को देखो खाना बनाना नहीं आता था, ठीक है, जिसकी वजह से उसने ख़राब खाना बनाया और वो खाना अनिल को जो गली के कुत्ते होते हैं उनको देना पड़ा, क्योंकि वो नहीं खा सकते थे उस खाने को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हो कि हरी सिंह के ख़राब खाने बनाने की वजह से, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता था, जिसकी वजह से जो अनिल था उसको वो मील जो है स्ट्रे डॉग्स को देनी पड़ी। तो आप क्या बोल सकते हो कि सेकंड जो है इट इज़ द कॉज फॉर वन, कि सेकंड की वजह से फर्स्ट वाला जो चीज़ थी वो हुई थी, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। 50th क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, द फ्रेज हंग अराउंड सजेस्ट दैट हरी सिंह कंटिन्यू टू डैश स्माइल कुक अपील लिंग। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा लिंग, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अटेम्प्ट द फॉलोइंग। अब ये आपके रैंडम क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए। लेंचो इज डैश व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, डाउटफुल, स्ट्रेस, कंफ्यूज्ड और डिसमिसिव। यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए 51 का, ऑप्शन डी डिसमिसिव, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, which option correctly replaces the underlined phrase in the given line from fire and ice? I hold with those who favor fire, ठीक है। तो यहाँ पर होल्ड विद का यहाँ पर आपको एक मतलब जैसा बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, हैव द सेम ओपिनियन एज, ठीक है। होल्ड विद यानी कि वो उनका और उन लोगों का ओपिनियन जो है बिल्कुल सेम होगा। 53 क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ द ट्रीटमेंट गिवन टू द यंग सीगल बाय हिज पेरेंट्स वाज टू, कि जिस तरह से सीगल के पेरेंट्स ने उसको इतना बुरी तरीके से ट्रीट किया, उसका पर्पस क्या था कि वो क्या कर सके, उसको उसके डर से उसको ओवरकम करा सके, राइट। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका जो डर था कि वो उड़ नहीं सकता, ठीक है, तो उस डर से उसको ओवरकम कराना था, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पेगी ऑफन गेव अ नज to one of her friends when she spoke to Wanda in the schoolyard. This meant that she wanted her friend to, तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों चाहा था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट दिया गया है कि ऑब्जर्व एंड पार्टेक इन द जोक ऑन वांडा, ठीक है। 50th क्वेश्चन है, इन द पोम डस्ट ऑफ स्नो विच नेगेटिव सिम्बल्स हैव बीन यूज टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट। तो डस्ट ऑफ स्नो में हमने किसकी बात करी थी, हेमलॉक ट्री की और क्रो की, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सिम्बलाइज करते हैं दुख को, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन 56, मंडेला रेफर्स टू लिबर्टी एज न्यू बॉर्न बिकॉज इट, ठीक है, न्यू बॉर्न लिबर्टी क्यों बोलता है मंडेला, इसका जो आंसर रहेगा चिल्ड्रन ये हो जाएगा हैड रिसेंटली, क्योंकि उसी टाइम उनको वो फ्रीडम मिली थी, ठीक है, जो कि बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मिली थी, तो हैड रिसेंटली बीन अटेंड विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल। 57 क्वेश्चन है, इन द पोम अ टाइगर इन द जू व्हाट डज द टाइगर्स क्वाइट रेज इंडिकेट। क्वाइट रेज क्या इंडिकेट करता है चिल्ड्रन, इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर्स एंगर इज सप्रेस, उसका जो गुस्सा है वो उसको केज करने के चक्कर में क्या हो गया है, वो अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो कैद है और उस कैद में उसका गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो सप्रेस्ड यानी कि उसका गुस्सा दबा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 58th क्वेश्चन हियर, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट एप्टली डिस्क्राइब्स ग्रिफिन, ठीक है। ग्रिफिन को कौन से वर्ड्स यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं चिल्ड्रन, तो देखिए ग्रिफिन क्या था, इंटेलिजेंट तो था, ठीक है, तभी उसने इतनी बड़ी डिस्कवरी की थी, लेकिन लॉलेस भी था साथ में, ठीक है, किसी कानून को वो नहीं मानता था। नेक्स्ट है यहाँ पर 59 क्वेश्चन, अनिल्स केयरलेसनेस मेड स्टीलिंग फ्रॉम हिम डैश फॉर हरी सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, अनइंटरेस्टिंग, ठीक है।
अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सक्लेमेशन दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय मिसेस पम्फ्री मीन? द सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, द मिस्ट्रेस could take back her pet, the doctor was a great veterinarian, और द planned venture was fruitful। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा कि जो भी planned venture यानी कि जो भी ट्रीटमेंट उस डॉग के लिए डॉक्टर ने सोचा था वो बिल्कुल सही गया था और वो सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, सर्जरी वो सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि कोई सर्जरी एज सच नहीं की गई थी, कोई ऑपरेशन नहीं किया गया था। ठीक है, तो चिल्ड्रन ये क्वेश्चंस थे और आई होप आपको समझ में आया होगा पूरे सैम्पल पेपर। और अब आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस इस तरह से क्वेश्चंस की आप कर सकते हैं। अब आपको लेवल का पता चल गया है इसलिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।